हेलो दोस्तों, ये हमारा YouTube चैनल जो हमने अभी शुरू किया था कुछ वक्त पहले, उसका एक और वीडियो, एक और टॉपिक। मेरा नाम अंकित है और हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा पक्ष या तीन से ज़्यादा आयाम किसी चीज़ के जानने की कोशिश करें। आज टीचर्स डे है। जिन लोगों से मैंने सीखा या जिन लोगों से अभी भी सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाई की, जिनके साथ थिएटर किया या जिनसे शायरी, उर्दू शायरी में जो चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें बहर सीखी या और तमाम जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सीखी, उन सब का शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा जिससे सीखा, इस यूनिवर्स से सीखा, इस आसमान को देख के खालीपन से सीखा, उसका भी शुक्रिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उर्दू शायरी। उर्दू शायरी की थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ भी क्या, थोड़ा सा उसको एक और नज़रिए से समझने की कोशिश। हिंदुस्तान में सूरत ये है कि उर्दू शायरी का नाम सुनते ही लोगों की जो इमेजिनेशन है वो सीधा काम करती है इश्क, आशिकी, मोहब्बत। वो मोहब्बत माशूक से हो, किसी के चेहरे से हो, किसी अनजान शय से हो, यूनिवर्स से हो, तमाम चीज़ें इन्वॉल्व होती है। लेकिन बेसिक जो गज़ल का जो मतलब है बेसिकली वो भी यही होता है कि महबूब से बातें करना। और महबूब कोई भी हो सकता है, वो खुदा भी हो सकता है, वो महबूब कोई आपका इंसान भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो नहीं दिख रहा, वो भी यूनिवर्स भी हो सकता है। लेकिन हमारे उर्दू शायरी में जो मेटाफर यूज़ हुए हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो इशारा करते हैं महबूब की तरफ, यानी कि चलते फिरते एक इंसान की तरफ। उससे किस कदर किसी को इश्क होता है। इसने जितना फ़ायदा उर्दू शायरी का किया उतना थोड़ा सा बहुत नुकसान भी किया। नुकसान ये किया कि उर्दू शायरों को, कुछ एक शायरों को छोड़ दें जिनके नाम उंगलियों पे गिन सकते हैं आप, जिसमें गालिब हैं, मीर हैं, बशीर साहब हैं, इन लोगों को छोड़ के और भी बहुत सारे नाम हैं। बाकी लोगों को अदीब काउंट करना, खासकर नस्र के लेखकों के लिए, राइटर्स के लिए, अदीबों के लिए बड़ा मुश्किल रहा। उसका कारण क्या है, रीज़न क्या है? मतलब कोई आप किसी का तारुफ़ कराते हैं, किसी का आप परिचय कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो आप कहते हैं भाई ये कौन है? भाई उर्दू के शायर हैं। तो लोग ऐसे ठीक है, मतलब उर्दू के शायरी कर रहा है तो क्या हुआ, ठीक है। मतलब आप किसी को कहेंगे कौन है, राइटर हैं, अफसाने लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, तो लोग बड़ा एक उससे देखते हैं। क्योंकि उर्दू शायरी का जो नुकसान हमारा इश्क मोहब्बत से हुआ, इश्क मोहब्बत का मतलब ये नहीं इश्क मोहब्बत ही पे जाना है सबको, आखिरी मंजिल तो वही है। उसीलिए हम शायद बने भी हैं कि हम चीज़ों को समझें और उनके प्रति संवेदनशील हों, या ना भी हो तो समझ के ना हो। तो यहाँ मेटाफर्स का प्रॉब्लम आया। हर चीज़ में जो कुछ ख़ास तरह के मेटाफर्स घूम फिर के आते हैं, इससे उर्दू शायरी हल्की होती चली गई, कमज़ोर पड़ती चली गई। लेकिन उससे उसकी यूनिवर्सलिटी कभी कहीं भी कम नहीं हुई, घटी नहीं। गालिब का एक शेर है, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ घबराएं क्या। अब ये शेर को आप जब समझने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ अगर आप एज एन एक्टर काम करते हैं, एज एन पेंटर काम करते हैं, एज एन कुछ भी आप काम करते हैं, ये शेर आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में किस तरह खुल सकता है, किस तरह आपको इंटेलेक्ट को आपके बढ़ा सकता है, आपके विवेक को किस तरह शार्प कर सकता है, आपके नॉलेज में इजाफा किस तरह कर सकता है। कई अदीबों ने कहा है कि किसी की एक पूरी किताब और एक शेर बराबर होते हैं। ऐसी आर्ट जिसको ऐसा कहा गया हो कि 2 मिसरों में एक वो बात कही जा सकती है जिसके लिए एक पूरी किताब लिखी जा सके नस्र की, ऐसी आर्ट को इतना मतलब आया गया क्यों कर दिया गया हिंदुस्तान में? उसका कारण है एक तो अदीब, शायर जिस तरह की उन्होंने की कि एक के बाद एक ना फोटोस्टेट मशीन बन गई, फोटोकॉपी मशीन बन गई। वो कहते चले गए और पूरी तरह से उसको समझने की कोशिश या उसको समझने की वो नहीं हुई, उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करती चली गई हमारी उर्दू शायरी भी, क्योंकि नए मेटाफर्स आए ही नहीं। और आए जहाँ, वहाँ पे फिर वो लोग अपने जीते जी तो बहुत ही गुमनाम रह गए, गुमसुम रह गए। तो उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि एक तो लिखने वालों की तादाद। अनवर मकसूद साहब का एक जुमला है, पाकिस्तान में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, जिसमें से 9 करोड़ शायर हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना हल्का इस चीज़ को बना दिया गया। और है भी बहुत लाइट है, लेकिन लाइट कब है कि उसको आप अगर अपने अंदर उस इन्फिनाइट के थ्रू उतारते हैं तब वो पोइट्री लाइट है। आप कोई फ्रेंच पोइट्री पढ़ें, जर्मन की अदीबों को पढ़ें, अमेरिकन पढ़ें, यूरोपियन लिटरेचर पढ़ें, आपको उर्दू शायरी एक वाहिद ऐसी शय नज़र आती है जहाँ पे इतने बड़े बड़े मेटाफर्स को बांध दिया गया है कि अगर उनको हम अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर देंगे तो उन्हीं लोगों को काफ़का और कामू बना देते हैं आप। लेकिन चूंकि शायर उर्दू का है तो फिर वही कि मेट्रो के नीचे जो 20 रुपये में किताब मिल जाती है ना,
की, मोहब्बत की शायरी, जुल्फ़ों की शायरी। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो शायरों ने मेटाफर यूज़ किए हैं वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल लोग थे, उनमें से ज़्यादातर। पसंद आए ना आए वो एक अलग बात है, वो बहुत बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं उर्दू के शायर जो हुए हैं हमारे यहाँ, लेकिन उनके यहाँ मेटाफर में गड़बड़ हो गई। मेटाफर वही यूज़ किए जा रहे हैं। एक तरफ जो नई शायरी करने की बात करते हैं वो भी ज़बान में उलझ गए हैं, लेकिन दूसरी तरह से ज़बान साफ़ हो, ज़बान अपनी हो, उस्ताद जो उर्दू शायरी में, और ये भी उलझ गए ज़बान में ही। नई ज़बान का मतलब ये थोड़ी कि आपका कंटेंट अलग हो गया, और जो पुरानी ज़बान में फ़ारसी और उस तरह की जो लहजा है उसको जो पकड़ लेते हैं वो भी उलझ जाते हैं उन्हीं मेटाफर्स में। बात सब नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं लगता है कि मेटाफर्स हमारे जो हैं वो जो सुनने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, उनकी नज़र में शायरी का मयार नहीं उठ रहा है। वो नहीं उठ रहा है, उसका कारण यही है, उसका सबब यही है कि आपके मेटाफर्स को सुन चुके हैं, सुना जा चुका है, सुन लेते हैं, कहीं कोई ताजगी का झोंका होता है तो ठीक है, और कई पॉइंट ऑफ व्यूज़ ये हैं कि इस दुनिया में जो भी है वो कहा जा चुका है। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि रोज़ नई चीज़ें घटती हैं। लाखों सालों का चक्र है उर्दू शायरी, कितने सौ साल, कितने हज़ार साल, कितने सौ साल पुरानी है। लाखों सालों का चक्र कई सौ साल में पूरा नहीं टाप नहीं सकते आप। तो नया तो जब चाहें आप जो है, नया का मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं आपको कुछ शेरों का एग्जांपल देता हूँ। जॉन एलिया का एक शेर है कि यूँ जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। इस शेर की खासियत यही है, इस शेर इसलिए बड़ा है, इस शेर पे आप अगर कहानी लिखने बैठेंगे इस शेर को मद्देनज़र रखते हुए, या नाटक बनाने बैठेंगे, तो इस शेर की कोर तक कोई चीज़ नहीं पहुंच सकती। ये सिर्फ शायरी में ही मुमकिन था। ये जो मेटाफर, ये जो इशारा है, यूनिवर्सल इशारे जो होते हैं वो उर्दू शायरी में बहुत आपको मिलेंगे। हमारे एक दोस्त हैं, वो उर्दू शायरी के बारे में बड़ी बातें करते हैं, आलिम हैं, पढ़े लिखे हैं, किताब से पढ़े लिखे हैं। तो हाँ, पढ़ाई लिखाई भी अलग अलग तरह की होती है। तो वो उर्दू शायरी एक जो है बच्चों के खेलने की चीज़ है, और बहर सीख ली सबने, किसी ने भी, और उसने उर्दू में शेर कहने शुरू कर दिए, जबकि ऐसा नहीं है। चूँकि उन्होंने जो लिटरेचर बाहर का पढ़ा है वो उनके दिमाग पर काबिज इस तरह हो गया है कि ये जो है ये आर्ट है, ये वो है। वहाँ भी बहुत ग्रेट काम हुए हैं भाई, बहुत ग्रेट लोग हुए हैं, लेकिन उर्दू के किसी भी शायर को आप उठाएंगे तो 2 से 3 शेर तो ऐसे पाएंगे आपके यहाँ कि उस पर आप पूरी किताब लिख सकते हैं। तो हमारी शायरी को नुकसान इसीलिए हुआ कि उसको आसमान को बांधने, एक बहुत बड़े शायर हैं हमारे, वो एक बार एक बात कह रहे थे, बड़ी खूबसूरत सी बात थी। वो बोले कि नस्र में क्या होता है, लिटरेचर में क्या होता है, नस्र में मतलब गद्य में क्या होता है, कहानियों में क्या होता है। भाई मुझे यहाँ से उठ के उस कमरे में जाना है, एक कप में पानी भरना है और ग्रीन टी बनानी है, ये मैं नस्र में लिख सकता हूँ। शायरी जो है वो ज़मीन से इतना ऊपर उठ जाती है, मतलब 2 से 3 फुट ऊपर उठ जाती है, और फिर वहाँ हवा में गोल 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 चक्र बनाती है, उसमें वो समेट लेती है सब चीज़ों को। कोई एक बात भी नहीं है और सारी बातें हैं। ये उर्दू शायरी में तो ख़ासकर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि उनका शेर है, रईस फ़ारूक का एक शेर है कि कोई ऐसा हो कि देखे जाए, मैं जहाँ तक नज़र आए जाऊँ। ये आप नस्र में कैसे बांधेंगे? 150 पेज लग जाएंगे आपको। एक पूरी सूफ़ी की या किसी आशिक की पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी, आपको कैरेक्टर्स डालने पड़ेंगे। लेकिन ये शेर आपकी इमेजिनेशन को ऐसे खोलता है। शायरी इमेजिनेशन खोलने का काम करती है, इंटेलेक्ट बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, उसमें बहुत सारे उसके फॉर्म आ गए, तरक्की पसंद शायरी आ गई, कम्युनिस्टों ने अलग तरह की नज़मों को पसंद करना शुरू कर दिया, इधर राइट विंग वाले अलग तरह की नज़मों को पसंद करते हैं, मानव उदारवादी लोग अलग तरह की शायरी पसंद करने लग गए, समाजवादी लोग अलग तरह की शायरी पसंद करने लगे, वो अपना अपना किस्म बन गया। लेकिन जो कुछ ख़ास तरह की कुछ शायरी है, जो बड़ी शायरी है, जो कबीर के यहाँ आपको पोइट्री मिलती है, तो वो जो शायरी है वो बेसिकली यूनिवर्स है। वो एक उर्दू का शायर उतना ही बड़ा अदीब है जितना कि एक हिमालय में बैठा हुआ फ़कीर जो इस दुनिया को देख रहा है, या एक ईमानदारी से मेहनत करता हुआ मज़दूर जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो मेट्रो के नीचे किताबें बिकना और ये सब चीज़ें, वो ठीक है, सबके घर चलते हैं किसी ना किसी तरीके से, वो उस वहाँ तक महदूद रहे तो ठीक है। लेकिन दुख कभी कभी होता है। दुख क्या होता है? दुख तो खैर क्या है, कभी कभी सोच के लगता है कि किस तरह से घुमा दिया गया कि हमारी इतनी सुंदर आर्ट, ऐसी आर्ट फॉर्म की जो मतलब मुझे हैरानी होती है कि हमारे साथ थिएटर कर रहे बहुत सारे दोस्त हमारे उर्दू शायरों से, उर्दू शायरी से वाकिफ़ नहीं है। मतलब आप अपने वक्त के सबसे इम्पॉर्टेंट लिटरेचर के लोगों से वाकिफ़ नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट लोगों में से कुछ लोगों से वाकिफ़ नहीं है। अगर दिल्ली में कोई थिएटर कर रहा है 10 साल से और वो फ़रहत एहसास साहब को नहीं जानता, शारिक कैफ़ी साहब को नहीं जानता हिंदुस्तान में इस वक्त रहते हुए, और उनको जानने से ज़्यादा उनकी शायरी को बैठ के समझता नहीं, सोचता नहीं, तो ये वाकई में सोचने समझने जैसी बात है। फैज़ को तो सब जानते हैं, या जॉन एलिया को तो अब सब जान गए हैं। आपके वक्त में इतने बड़े बड़े अदीब हैं जो
फ़रज साहब का एक शेर है कि मैं जब कभी उससे पूछता हूँ कि यार मरहम कहाँ है मेरा, तो वक्त कहता है मुस्कुराकर जनाब तैयार हो रहा है। तो ये जो वक्त मुस्कुरा के उनसे कह रहा है कि जनाब तैयार हो रहा है, ये पोइट्री में ही मुमकिन है। सो उर्दू शायरी को आप जब कभी पढ़ें या जब कभी सुने आगे से, तो उसको तब ना ख़रीदें जब आपका दिल टूटा है, या तब भी आपके काम आ सकती है। जब आप बहुत खुश हैं तब भी काम आ सकती है। जब आप इस यूनिवर्स के कुछ राज खोलना चाहते हैं तब भी आपके काम आ सकती है। जो बुद्ध की बातें थीं, या जो नीत्शे की बातें थीं, या वर्ड्सवर्थ की बातें थीं, या काफका की बातें थीं, या बटालवी की बातें थीं, वो सारी बातें, वो सारे इशारे आपको उर्दू शायर के यहाँ भी मिलते हैं। लेकिन चूंकि उर्दू शायरी का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू और प्रोस्पेक्टिव ये बन गया है कि भाई ये इश्क मोहब्बत तक महदूद है, तो किताब को पूरा उठा के उसको बड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश जब कभी करेंगे उर्दू शायरी को, तो आपको मिलेगा कि इतना यूनिवर्सल और किसी आर्ट में होना बड़ा मुश्किल है जितना उर्दू शायरी में आपको मिलता है। आखिर में जाते जाते तो उर्दू शायरी जब भी पढ़ें तो यूनिवर्सल उसका कनेक्शन जो है वो देखें। वो आपको टीच करेगी, पढ़ाएगी, यूनिवर्स को पढ़ने में मदद करेगी। नसर आपको दुनिया को पढ़ने में मदद करेगी, शायरी आपको यूनिवर्स को पढ़ने में मदद करेगी। जो अनदेखा है वो पोइट्री आपको पढ़ने में मदद करेगी, वो आपको नसर पढ़ने में बहुत कम मदद करती है। तो जब आपको, और दोनों का बैलेंस है, दोनों ज़रूरी हैं। लेकिन नसर की तरह आज भी समझा जाता है कि कहानी है तो कहानी को अच्छे से पढ़ा जाए। शायरी को ठीक है, मतलब ऐसे आर्टिस्ट भी और नॉर्मल लोग तो करते हैं, आर्टिस्ट भी यही करते हैं, और किसी आर्ट के आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग के, पोइट्री के, हिस्टोरियंस हैं, किसी भी तरह के। और साइंस तो इतना दूर होता चला गया है पता नहीं क्यों पोइट्री से, क्योंकि पोइट्री में एक मिस्ट्री है ना, और साइंस मिस्ट्री को अपनी तरीके से खोलना चाहता है और पोइट्री अपनी तरीके से खोलना चाहती है। तो जब दोनों चीज़ें एक ही लक्ष्य हो तो उनके रास्ते कई बार अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग होते हुए भी बहुत नज़दीक हैं। तो उस तरह से शायरी को पढ़िएगा। बाकी अच्छे शेर, जब मैंने किताब लेके मैं बैठा नहीं जानबूझ के, क्योंकि टॉपिक यूनिवर्सल है, शायरी यूनिवर्सल एक आर्ट है और उसकी टेक्निकलिटी आप सीखनी चाहिए। एक तो ये भी बात है कि कोई भी शायरी कर रहा है, कोई भी कर भी सकता है, इसमें कोई बहुत वो नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें आपके अंदर, रिदम आपके अंदर एक होता है, उसके बाद आप टेक्निकलिटी सीखते हैं, और वो एक इंटेलेक्ट जो है आपके माइंड का, वो आपको नज़रिया जो है वो इनबिल्ड कई बार मिलता है, कई बार आपको मेहनत करके वो क्रिएट करना होता है। वो दोनों ही तरीके से प्रोसेस है। लेकिन कोई भी, मेरे दोस्त यार बहुत सारे हैं, हम थिएटर करते हैं साथ में, तो कहते हैं यार किसी अच्छे शायर का शेर सुनाओ। तो मान लीजिए मैंने उनका मीर का शेर सुनाया कि मौत एक मर्ग एक मांदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेके, यानी कि मौत जो है बस एक पॉज है, उसके बाद का सफ़र जारी रहेगा। अगले दिन वो भी कोई शेर लिखलाते हैं कि मैं उधर से निकला, उधर से उठा, हवा चली और मैं बैठ गया, और उस पर लोग दाद भी देते हैं भाई क्या अच्छा लिखा है। अब आप किसी एक्टर से एक्टिंग कराएं, और कोई ऑटो जो चलाते हैं साहब, उनको भी शौक़ होता है कई बार एक्टिंग का, और वो कहेंगे आपको एक्टिंग करके दिखाऊं, और वो आपको रोके या हंस के दिखा दें, आप क्या कहेंगे? उनको डांट तो सकते नहीं है, क्योंकि उनका भाई उनकी वे वैसा ही है। आप उनको ऊपर सलाह तो दे सकते हैं ना कि यार इस प्रोसेस में ट्रेनिंग होती है बाकायदा एक्टर की, तो आप प्लीज़ ट्रेनिंग ले, थोड़ा सा सीखें, किसी के साथ, सीनियर के साथ रहें। ऐसा ही उर्दू शायरी में तो जो कोई भी कुछ भी लिख देता है वो पोइट्री नहीं होती, उसमें बहर, काफिया, रदीफ़ सब चीज़ें तय की गई हैं। लेकिन टेक्निकल उतना ही सीखें जितना टेक्निकल ज़रूरी है। उस्ताद का मतलब कभी भी ये ना समझिएगा कि उस्ताद आपकी फ़िक्र ठीक करेगा, आपकी रोशनाई ठीक करेगा। उस्ताद आपकी टेक्निकलिटी ठीक करने के लिए होते हैं। हिंदुस्तान में बदकिस्मती है कि उस्ताद जो हैं, वो जो टीचर हैं उर्दू शायरी के, वो अपने नए सीखने वालों को, नए जो शायरी करना चाहते हैं उनको, उनकी फ़िक्र को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, उनको अपनी जैसी शायरी करने में मजबूर करते हैं। और कई लोगों का ये मानना होता है कि ज़बान बदल जाए मेरे शागिर्द की, अपनी ज़बान वो इख्तियार कर ले, अपना कहने का तरीक़ा इख्तियार कर ले, लेकिन सब्जेक्ट वही रहते हैं। मतलब मैं हिंदी के नए काफ़िए लाता हूँ तो आप भी हिंदी के काफ़िए लाइए, मैं फ़ारसी के काफ़िए लाता हूँ तो आप भी फ़ारसी के काफ़िए लाइए। इन सब में पोइट्री नहीं होती है। आपको यूनिवर्सल शायरी पढ़नी चाहिए, यूनिवर्सल शायरी करने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें ज़बान, लोग कहते हैं ज़बान शायरी का टूल है, मुझे लगता है कि जब ज़बान ख़त्म हो जाती है तब पोइट्री होती है। ज़बान मर्ज हो जाती है, ज़बान नहीं रह जाती। हमारे यहाँ की शायरों में ज़बान चमकती है। ज़बान ना चमके, आपकी पोइट्री चमके, आपका कंटेंट चमके, तो अच्छी पोइट्री होती है, अच्छी शायरी होती है। और किसी भी ज़बान की पोइट्री सबसे अच्छी यही होती है। उर्दू में बदकिस्मती रही कि ज़बान पे इतना ज़ोर दिया गया है क्योंकि ज़बान इख्तियार की गई है। जो ज़बान आप जानते हैं उसमें शायरी नहीं की गई बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ज़बान ज़बान ज़बान। अब मैं कौन सी भाषा में बात कर रहा हूँ? मैं भाषा कह रहा हूँ, फिर ज़बान कह रहा हूँ, फिर इंट्रोड्यूस कह रहा हूँ, तो कुछ नहीं है। ज़बान ठीक है, टेक्निकलिटी जब आप सीखेंगे तो कुछ एक उसकी टेक्निकल वर्ड जो हैं फ़ारसी के, अरबी के, वो आप सीख लेंगे, वो आपका प्रोसेस है। लेकिन ज़बान से बाहर निकालिए। चाहे वो कोई ये कहे कि नई ज़बान इख्तियार करो, उससे भी बाहर निकलिए, कोई कहे पुरानी ज़बान रखो, उससे भी बाहर निकलिए। ज़बान और काफ़िए से शायरी नहीं होती है। एक हमारे टीचर हैं, उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि उनके टीचर ने उन्हें कहा कि नया काफ़िया खींच के लाएंगे जब हम, कोई नया काफ़िया, तो नया ख्याल आता है।
मैं बिल्कुल मुख्तलिफ, इससे मेरी सोच है। हालांकि वो ये सुनेंगे तो कहेंगे कि ये होता कौन है सोच बनाने वाला, लेकिन है, अब उसका भी क्या करूं। तो रजनीश एक जगह कहते हैं कि मैं एक बार हमारे यहाँ एक पड़ोसी थे, वो मैं उनके यहाँ जब भी जाता तो वो बहुत हम्बल होने का उनका आदत थी, हम्बल रहते थे हमेशा। एक दिन मैं गया, अब कहीं सुर लगा हुआ था, तो बोले अरे अरे आइए आइए, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। बोले, मैंने एकदम से ऑब्जर्व किया, मैं बोला वो मैं जानता हूँ आप हैं। तो बड़ा गुस्सा हो गए, क्रोध आ गया एकदम। बोले अरे कितने बदतमीज़ हो, कैसे बात कर रहे हो। मैंने कहा सर ये बताइए मैंने आपकी बात को काटा क्या। आपने मुझे कहा कि मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। मैंने कहा वो तो मैं जानता हूँ कि तकब्बुर नहीं है, घमंड नहीं है, मैं तो सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि आप इस बात को मानते भी हैं कि नहीं। तो हमारी उर्दू की शायरी इसी में निकल गई है, बहुत मोहब्बत प्यारे। तो इनसे थोड़ा बाहर निकले, बहुत बड़ी दुनिया है, कायनात है, यूनिवर्स के बहुत सारे राज हैं जो गालिब और मीर और कबीर ने आपके लिए छोड़े हुए हैं। ठीक है, लोगों को कई बार ख़राब भी लगेगी, ख़राब भी होगा उसमें कुछ कुछ, लेकिन अपनी जर्नी, अपना इंटेलेक्ट, अपना यूनिवर्स को खुला रखें और अच्छी उर्दू शायरी पढ़ें, उसको महदूद ना करें। जब मोहब्बत में हों, जब सुरूर में होते हैं आप यूनिवर्स के साथ, तब भी उर्दू शायरी काम आती है, और जब आप नेगलेक्ट करते हैं चीज़ों को तब भी उर्दू शायरी काम आती है। एक ऐसी आर्ट है जिसको सबको पढ़ना चाहिए और उस तरह से पढ़ना चाहिए, एक नज़रिया अपना डेवलप करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हार्ड टाइम्स कोरोना की वजह से, अपना ख्याल रखें। और एक वीडियो आज मेरा मन था कि टाइम ट्रेवल और टाइम को लेके एक वीडियो करूं, क्योंकि पिछले दिनों मैंने बड़ी पढ़ाई की है इसको लेके, चाहे वो स्टीफन हॉकिंस की थ्योरी हो, चाहे वो हमारा हिंदुस्तानी समय का पूरा नज़रिया हो, या आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी हो। लेकिन इसका अगला वीडियो हम करेंगे। आज टीचर्स डे था तो मुझे लगा उर्दू शायरी पे थोड़ी सी बात की जाए। नज़रिया बनाएं, यूनिवर्सल पोइट्री यूनिवर्सल होती है, एक जगह महदूद नहीं होती। और बाकी टीचर्स जो उर्दू शायरी के आप जो लेते हैं तो टेक्निक सीखने के लिए किसी का इंतखाब करें, अच्छे शिक्षक को चुनें, उससे टेक्निकलिटी सीखें और आगे निकलें और अपने इस खुले ब्रह्मांड को देखें अपने नज़रिए से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।